Hello everyone, welcome to class number 89 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग केलॉग फंक्शन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे मेलॉक फंक्शन को यूज करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के बिल्ट इन फंक्शन के बारे में, जिस फंक्शन को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। जिस फंक्शन का नाम है केलॉग फंक्शन। सो आज हम पढ़ेंगे कि केलॉग फंक्शन यूज करके हम कैसे डायनामिकली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त या फिर रन करते वक्त मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो जैसे कि मेलॉक फंक्शन stdlib हेडर फाइल का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को, उस बिल्ट इन फंक्शन को डिक्लेयर किया गया था stdlib हेडर फाइल में। सिमिलरली केलॉग फंक्शन को भी डिक्लेयर किया गया है stdlib हेडर फाइल में, जिन फंक्शंस को हम मेनली यूज करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। सो केलॉग का फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस एलोकेशन means it's a function what we use to allocate memory during the time of execution of a program contiguously। ओके, सो केलॉग फंक्शन को हम यूज करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ओके, समझ आ गया? इसीलिए केलॉग का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एलोकेशन। ओके, सो केलॉग फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? मेलॉक फंक्शन को हम क्यों यूज करते थे? मेलॉक फंक्शन को हम यूज करते थे डायनामिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त एक स्पेसिफिक साइज ऑफ ब्लॉक, एक स्पेसिफिक लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व करने के लिए या फिर एलोकेट करने के लिए। बट केलॉग फंक्शन को भी हम यूज करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त ब्लॉक ऑफ मेमोरी एग्जीक्यूट करने के लिए, बट एक सिंगल लार्ज ऑफ ब्लॉक नहीं, मल्टीपल नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी स्पेस हम रिजर्व करते हैं केलॉग फंक्शन यूज करके, जहां पे कि हम मेलॉक फंक्शन यूज करके एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व करते थे। ओके, सपोज मुझे क्या करना है, एक मेमोरी स्पेस रिजर्व करना है 10 ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए। तो अगर मैं मेलॉक फंक्शन यूज करके मेमोरी स्पेस रिजर्व करूं, एलोकेट करूं, तो वो क्या करेगा, 10 ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए जितना साइज ऑफ मेमोरी चाहिए उतना लार्ज साइज ऑफ मेमोरी एक बार में एक ब्लॉक ले जाएगा। सपोज एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मुझे चाहिए 4 बाइट। सो 10 ठो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मुझे चाहिए 40 बाइट्स। तो वो क्या करेगा, 40 बाइट्स का एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व कर देगा। कौन? मेलॉक फंक्शन। बट यहाँ पे मेलॉक फंक्शन की जगह पे अगर मैं केलॉग फंक्शन यूज करूं, तो केलॉग फंक्शन क्या करेगा, केलॉग फंक्शन भी 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस तो रिजर्व करेगा, बट एक लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक के हिसाब से नहीं, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से। ओके, सो फर्स्ट इंटीजर वैल्यू के लिए कितना बाइट चाहिए? 4 बाइट। तो 4 बाइट का एक ब्लॉक बनाएगा। फिर सेकंड इंटीजर वैल्यू के लिए कितना चाहिए? 4 बाइट, उसके लिए और एक ब्लॉक बनाएगा। हमें जितना वैल्यू स्टोर करना है कंटिन्यूअसली, वो क्या करेगा, उतना तो मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा ब्लॉक बाय ब्लॉक। ओके, सो केलॉग फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट dynamically multiple number of blocks of memory of same size contiguously। ओके, जैसे कि मेलॉक फंक्शन में हम क्या करते थे, हमें जितना भी वैल्यू स्टोर करना है उसके लिए डायनामिकली हम एक ही लार्ज ब्लॉक क्या करते थे, रिजर्व करते थे, एलोकेट करते थे। बट केलॉग फंक्शन में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए अलग अलग सेम साइज का ब्लॉक क्या करा जाता है, कंटिन्यूअसली एलोकेट किया जाता है। ओके, वही सेम है, ये भी 40 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, ये भी 40 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। बट डिफरेंस ये है कि ये एक बार में पूरा टोटल 40 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व कर देता है, जहां पे हम सारा इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। बट केलॉग फंक्शन में हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए अलग अलग ब्लॉक वो एलोकेट करता है, बट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। मतलब एरे में जैसे कि कंटिन्यूअसली स्टोर होता है एक वैल्यू के बाद और एक वैल्यू, वैसे ही कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में वो क्या करता है, ब्लॉक को एलोकेट करता है और ब्लॉक्स में इंडिविजुअल वैल्यू स्टोर करके रखने की फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये है डिफरेंस मेलॉक और केलॉग के बीच। ये है फर्स्ट डिफरेंस कि मेलॉक में हम एक लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक एलोकेट करते हैं, बट केलॉग में हम मल्टीपल नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल साइज ऑफ सेम साइज ऑफ ब्लॉक क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है। देन अनदर डिफरेंस क्या है, अनदर डिफरेंस इज कि
केलॉग फंक्शन जब हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, केलॉग फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट की जरूरत होती है, जबकि मैलॉग फंक्शन में हमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती थी। तो देखते हैं, ये है सिंटैक्स केलॉग फंक्शन का। बाकी सब सेम है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैलॉग की जगह पे हमने लिया है केलॉग। ओके, और यहाँ पे आर्गुमेंट के अंदर हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स लिए हैं, जहां पे अगर हम यहाँ पे मैलॉग फंक्शन यूज कर रहे होते तो उसके अंदर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेते, साइज। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो इजी लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कैलॉग का, वही सेम एग्जांपल को मैंने रिप्रेजेंट किया है मैलॉग को लेके। सो फर्स्ट मैलॉग को देखते हैं। मैलॉग फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जबकि मैलॉग फंक्शन में क्या करते हैं, अगर मुझे 10 तो वैल्यू स्टोर करना है, तो 10 वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है, इंटीजर। तो 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मुझे जितना साइज चाहिए, वही साइज को मैंने एक आर्गुमेंट के हिसाब से पास किया यहाँ से। तो वो क्या करेगा, उसी आर्गुमेंट के हिसाब से एक लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक रिजर्व करेगा, जिस ब्लॉक में हम क्या कर सकते हैं, 10 इंटीजर वैल्यू एक जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, बट अगर वही सेम चीज मैं केलॉग फंक्शन यूज करके करूं, तो वहां पे वही एक चीज को मुझे दो अलग अलग आर्गुमेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि मैलॉग फंक्शन में मैं क्या करता था, जितना भी वैल्यू मुझे स्टोर करना है सबके लिए एक ही ब्लॉक रिजर्व करता था। बट केलॉग फंक्शन में हम क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए अलग अलग सा ब्लॉक बनाते हैं। ओके, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि मुझे कितना ठो ब्लॉक बनाना है, 10 ठो ब्लॉक बनाना है। फिर मैं बताऊंगा कि मुझे हर एक ब्लॉक कितना साइज का बनाना है। तो वो कैसे बताएंगे, हमें किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है उस डाटा टाइप को डिपेंड करके। सो अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तो सपोज इंटीजर वैल्यू 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो मुझे 4 बाइट वाला कितना ठो ब्लॉक बनाना है, 10 ठो ब्लॉक बनाना है। इसीलिए केलॉग फंक्शन में हम क्या करते हैं, केलॉग फंक्शन में दो आर्गुमेंट यूज करते हैं, जबकि मैलॉग फंक्शन में हम एक ही आर्गुमेंट यूज करते थे। ये है फर्स्ट डिफरेंस। ओके, और कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। केलॉग फंक्शन को हम मैलॉग फंक्शन जैसे यूज करते थे वैसे ही यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैंने जैसे कि बोला, फर्स्ट एन जो आर्गुमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लॉक, कितना नंबर ऑफ ब्लॉक वो एलोकेट करेगा डायनेमिकली जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके बाद एलिमेंट साइज, मतलब हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा। अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो 4 बाइट हर एक ब्लॉक का होगा, फ्लोट वैल्यू स्टोर करना है तो हर एक ब्लॉक 4 बाइट का होगा, डबल वाला वैल्यू स्टोर करना है तो हर एक ब्लॉक 8 बाइट का होगा। ओके, तो कितना साइज का होगा हर एक ब्लॉक, हर एक एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सेकंड आर्गुमेंट। समझ आ गया कि फर्स्ट हमने देखा केलॉग फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। बट मैलॉग फंक्शन को भी तो हम यूज करते थे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। बट दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, मैलॉग फंक्शन यूज करके अगर हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते थे, तो वो क्या करता था, एक बार में एक लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक रिजर्व कर लेता था या फिर एलोकेट कर लेता था। बट केलॉग फंक्शन यूज करके अगर हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो वो क्या करता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे कि मैलॉग में अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, तो 10 वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए टोटल जितना मेमोरी चाहिए, टोटल मेमोरी को एक बार में एलोकेट कर लेता था मैलॉग फंक्शन। बट केलॉग फंक्शन क्या करता है, अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करना है, तो हर एक वैल्यू के लिए इंडिविजुअल ब्लॉक वो एलोकेट करता है, और हर एक ब्लॉक में इंडिविजुअल वैल्यूज को स्टोर करके रखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है केलॉग फंक्शन। ओके, समझ आ गया केलॉग फंक्शन क्या है, केलॉग फंक्शन कैसे डिफरेंस है मैलॉग फंक्शन से। और एक डिफरेंस क्या है केलॉग फंक्शन और मैलॉग फंक्शन के बीच, तो जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वहां पे कुछ तो वैल्यू होता नहीं है, ब्लैंक होता है। अगर हम मैलॉग फंक्शन यूज करके मेमोरी एलोकेट करते हैं, मेमोरी एलोकेट करने के बाद उस पर्टिकुलर मेमोरी को हम इनिशियलाइज करते हैं गार्बेज वैल्यू। ओके, मतलब वहां पे कुछ भी वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं करते, वो ब्लैंक रहता है। बट अगर हम केलॉग फंक्शन यूज करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो जितना भी मेमोरी हमने एलोकेट किया है, जितना भी ब्लॉक हमने एलोकेट किया है, हर एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को वो इनिशियलाइज करता है 0 के द्वारा। मतलब जब तक वहां पे हम कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं कर लेते, तब तक वहां पे क्या वैल्यू स्टोर होकर रहेगा, 0। ओके, तो वही है। और एक डिफरेंस, बाय डिफॉल्ट मेमोरी एलोकेटेड बाय केलॉग इज इनिशियलाइज्ड टू 0। सपोज मैंने यहाँ पे 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए केलॉग फंक्शन यूज करके 10 ब्लॉक यहाँ पे मैंने एलोकेट किया। ओके,
तो 10 ठो ब्लॉक मैंने यहाँ पे एलोकेट किया। तो अगर मैंने 10 ठो ब्लॉक एलोकेट किया, जब तक इन 10 ठो ब्लॉक में मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा हूं, तब तक यहाँ पे इनिशियली क्या वैल्यू स्टोर होगा? 0। ओके, बट अगर यहाँ पे मैं यही मेमोरी एलोकेट करता बाय यूजिंग मैलॉक, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू स्टोर होता। मतलब यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर नहीं होता। कब तक? जब तक यूजर इस पर्टिकुलर मेमोरी में कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं कर लेता। ओके, ये है और एक डिफरेंस। समझ आ गया केलॉग फंक्शन और मैलॉक फंक्शन के बीच डिफरेंस? दोनों ही फंक्शंस को हम यूज करते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। ओके, तो मैलॉक फंक्शन और केलॉग फंक्शन में अगर हम मेमोरी एलोकेट करने के लिए जबकि इसको यूज करते हैं, और अगर सफिशिएंट मेमोरी हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे जैसे कि मैलॉक फंक्शन में वो हमें रिटर्न करता था नल वैल्यू, सिमिलरली केलॉग फंक्शन में भी वो हमें रिटर्न करेगा नल वैल्यू अगर सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल नहीं है, जितना मेमोरी हमें रिजर्व करना है। ओके, समझ आ गया? तो अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वही सेम एग्जांपल मैंने लिया है जो एग्जांपल मैंने मैलॉक फंक्शन के वक्त भी लिया था। ओके, बस मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है? मैलॉक की जगह पे मैंने यहाँ पे केलॉग फंक्शन को यूज किया है, और कुछ भी मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। वही सेम वे में काम करेगा, बस उसका मेमोरी एलोकेट करने का तरीका अलग है, बट दोनों को हम सेम काम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिया एंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स। नंबर ऑफ इंटीजर इनपुट करो कि कितना नंबर ऑफ इंटीजर हम वैल्यू हम इनपुट करना चाहते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके। सपोज मैंने यहाँ पे n का वैल्यू दिया रन टाइम में 3। ओके, सो उसके बाद क्या करेगा केलॉग फंक्शन? n की जगह पे वैल्यू लेगा 3। किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है? इंटीजर वैल्यू। तो सपोज एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो 3 ठो इंटीजर वैल्यू मुझे स्टोर करना है, तो वो क्या करेगा? कंटिन्यूअसली 3 ठो 4 बाइट वाला मेमोरी स्पेस एलोकेट कर लेगा। ये एक 4 बाइट वाला मेमोरी स्पेस, ये एक 4 बाइट वाला मेमोरी स्पेस, ये और एक 4 बाइट वाला मेमोरी स्पेस। 3 ठो वो क्या करेगा? 4 बाइट वाला कंटिन्यूअसली ब्लॉक जनरेट कर देगा, मेमोरी एलोकेट कर लेगा डायनामिकली। मेमोरी एलोकेट करने के बाद अगर मेमोरी एलोकेट सही से हो गया, तो वहां पे फिर डाटा स्टोर करेंगे। अगर हमें सफिशिएंट मेमोरी जितना चाहिए था उतना मेमोरी अगर नहीं है, उतना मेमोरी अगर हमें एलोकेट नहीं हो पाया, तो वहां पे वो क्या रिटर्न करेगा केलॉग फंक्शन? नल वैल्यू। पॉइंटर के पास जाएगा नल वैल्यू। तो अगर पॉइंटर नल वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसका मतलब मेमोरी अवेलेबल नहीं है। मतलब जिस मेमोरी को यूज करके हम डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं वो मेमोरी ही अवेलेबल नहीं है। तो मेमोरी अगर अवेलेबल नहीं है तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। तो उस वक्त वो क्या करेगा? हमारे प्रोग्राम को एग्जिट कर लेगा। बट अगर हमने मेमोरी एलोकेट कर लिया है, अगर हमने मेमोरी एलोकेट कर लिया है, तो अभी हम क्या करेंगे? उन मेमोरी में डाटा को स्टोर करेंगे, जो भी डाटा हम यूजर से एक्सेप्ट करके स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो ये सारे मेमोरी लोकेशन में डाटा स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करेंगे फॉर लूप। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर लूप। तो मुझे कितना वैल्यू स्टोर करना है? 3 ठो वैल्यू। ओके, तो सपोज आई का वैल्यू मैं अगर 0 से शुरू कर रहा हूं, तो 3 ठो वैल्यू कितना होगा? 0 1 2। n का वैल्यू मैंने कितना इनपुट किया है? 3। मतलब i लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब कहां तक जाएगा? 2 तक। 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 तक मतलब वो हमें अलाउ करेगा 3 ठो वैल्यू इनपुट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है कि हमें 3 ठो वैल्यू ही, 3 ठो इंटीजर वैल्यू ही इनपुट के हिसाब से लेना है। ओके, सो फर्स्ट दिखाएगा एंटर एन इंटीजर। उसके बाद क्या करेगा? हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो वैल्यू कहां पे स्टोर करेगा? ptr प्लस आई। सो ये ptr जो है, ये ptr किस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है? केलॉग फंक्शन यूज करके हमने जो मेमोरी एलोकेट किया है उसका जो फर्स्ट एड्रेस है, उस फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर? ये पॉइंटर। फर्स्ट एड्रेस कौन सा है? ये है फर्स्ट एड्रेस। ओके, सपोज फर्स्ट एड्रेस है 1000। ओके, 1000 को पॉइंट कर रहा है क्या? 1000 को पॉइंट कर रहा है हमारा पॉइंटर। ओके, 1000 में मैंने ऐड किया आई का वैल्यू क्या है? 0। 1000 से अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1000। मतलब वही मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट करेगा जिस मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है, और वहां पे वो वैल्यू स्टोर करेगा जो वैल्यू यूजर रन टाइम में इनपुट करेगा। सपोज यूजर ने इनपुट किया रन टाइम में 53, तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा 53। ओके, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू अभी कितना हो गया? 1।
पीटीआर का वैल्यू कितना है 1000 और पीटीआर में जो वैल्यू है वो जबकि एड्रेस वैल्यू है और एड्रेस वैल्यू के साथ अगर हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करता है, हम जिस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस वहां पे स्टोर करके रखे हैं वो वेरिएबल हम किस तरह के डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किए हैं वो देखेगा। तो यहाँ पे जबकि हमने इंटीजर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है तो एक इंटीजर वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है 4 बाइट। ओके, तो वो क्या करेगा, अगर हम 1 प्लस कर रहे हैं इसका मतलब वो 4 बाइट ऐड करेगा, एक ठो 4 बाइट ऐड करेगा। ओके, आई का वैल्यू 1 है और एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हमें कितना मेमोरी स्पेस चाहिए 4 बाइट। तो यहाँ पे 1 इंटू 4 होगा। पहले पीटीआर का वैल्यू था 1000 प्लस 1 इंटू 4, तो अभी कितना हो गया 1004। तो 1004 जो नेक्स्ट एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस को अभी पॉइंट करेगा हमारा पॉइंटर और जो वैल्यू अभी यूजर रन टाइम में इनपुट करेगा, सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट किया रन टाइम में 65, उस वैल्यू को वहां पे स्टोर कर देगा। ओके, देन फिर इंक्रीमेंट होगा आई का वैल्यू, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 2। ओके, तो अभी क्या करेगा, अगर मुझे दो इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, एक इंटीजर वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है 4 बाइट, दो इंटीजर वैल्यू कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करेंगे 2 इंटू 4 8 बाइट। तो 1 की जगह पे अभी आ जाएगा यहाँ पे 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 प्लस 1000 कितना 1008। अभी वो पॉइंट करेगा किस एड्रेस को 1008 वाले एड्रेस को और जो वैल्यू अभी हम रन टाइम में इनपुट करेंगे उसको स्टोर करेगा इस पर्टिकुलर एड्रेस में। सपोज मैंने वैल्यू इनपुट किया 72, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा 72। ओके, फिर जाएगा ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू अभी कितना हो गया, आई का वैल्यू अभी 3। फिर चेक करेगा कंडीशन 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स तो इसको और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर से हमने फॉर लूप लिया है, जितना भी वैल्यू हमने रन टाइम में यूजर से इनपुट लिया उन वैल्यूज को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया फॉर लूप, वही सेम कंडीशन मैंने लिया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंटर में जो एड्रेस है उस एड्रेस वेरिएबल का वैल्यू अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एस्टेरिस्क सिंबल। सो पीटीआर मतलब क्या 1000, i मतलब 0, 1000 प्लस 0 1000। ये जो 1000 वाला एड्रेस है उस एड्रेस में जो वैल्यू है उस वैल्यू को अगर मैं एज ए आउटपुट प्रिंट करना चाहता हूं तो वहां पे यूज करना पड़ेगा एस्टेरिस्क सिंबल। तो मैंने यहाँ पे यूज किया एस्टेरिस्क सिंबल, तो वो प्रिंट करेगा फर्स्ट वैल्यू 53, तो आउटपुट के हिसाब से हमें प्रोवाइड करेगा 53। उसके बाद फिर i प्लस प्लस 1 मतलब फिर पॉइंट करेगा 1004 को, वहां पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को फिर प्रिंट करेगा 65। फिर होगा i प्लस प्लस, फिर पॉइंट करेगा 1008 को और प्रिंट करेगा उसके अंदर जो वैल्यू है 72। फिर होगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, फिर वहां पे प्रोग्राम खत्म। ओके, प्रोग्राम वहां पे खत्म होने के बाद मेन फंक्शन क्लोज, तब तक वैल्यू प्रिंट किया ये। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैलॉग फंक्शन यूज करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक में हमने डायनामिकली जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट किया उसको हमने स्टोर किया एलोकेटेड मेमोरी में। स्टोर करने के बाद उन्हीं वैल्यूज को हमने एक्सेस किया, एक्सेस करके एज ए आउटपुट उन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, फर्स्ट आएगा एंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स, आपको कितना नंबर ऑफ इंटीजर इनपुट करना है। मैंने अगर यहाँ पे दिया 4 तो मुझे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा 4 बार 4 अलग अलग इंटीजर वैल्यूज स्टोर करके रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनपुट किया 4 अलग अलग इंटीजर वैल्यू। ओके, 4 अलग अलग इंटीजर वैल्यू इनपुट करने के बाद हम एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि चारों वैल्यू उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है कि नहीं। तो वहां पे उसको हम प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन, तो वो प्रिंट करेगा उन्हीं 4 वैल्यूज को जो हमें बताता है कि हमने जो वैल्यू वहां पे स्टोर किया था वो वैल्यू वहां पे जाके स्टोर्ड है, इस वैल्यू को हम एज ए आउटपुट देख पा रहे हैं। ओके, सो कैलॉग फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं पता चल गया। कैलॉग फंक्शन हम यूज करते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। कैसे, मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स के हिसाब से। जैसे कि मेलॉक फंक्शन एक सिंगल लार्ज ब्लॉक को रिजर्व करता था, एलोकेट करता था, बट कैलॉग फंक्शन में हम क्या करते हैं, कैलॉग फंक्शन में हम मल्टीपल नंबर ऑफ ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। अगर मुझे 10 ठो वैल्यू स्टोर करना है तो 10 ठो ब्लॉक वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा। 20 ठो वैल्यू स्टोर करना है 20 ठो ब्लॉक एलोकेट करेगा। बट मेलॉक फंक्शन में क्या करता था, हमें जितना भी वैल्यू स्टोर करना हो उसके लिए एक लार्ज साइज ऑफ ब्लॉक एलोकेट कर लेता था। ओके,
तो हमने पढ़ा आज केलॉग फंक्शन के बारे में, केलॉग फंक्शन क्या है, केलॉग फंक्शन क्यों यूज करते हैं और केलॉग फंक्शन मेलॉग फंक्शन से कैसे डिफरेंस है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।